अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत खैर मकदम है। कल कुछ वजह से हमारी ठीक से टेलीकास्ट नहीं हो पाई थी और काफ़ी कुछ मैंने चाहा था बताना लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइम मॉडरेशन काफ़ी कम रह गया था। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत हद तक उस टॉपिक के बारे में बात करें जिस टॉपिक के बात के लिए मैं आपको यहाँ पे बुलाई हूँ और आप लोग के बीच में आई हूँ। मेरा जो मेन पर्पज़ है कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है पूरी दुनिया में कि हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, हर तरफ कुछ ना कुछ तबाही चल रही है, कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं। क्या क्या परेशानियां हैं, किस जगह पे क्या परेशानी है और क्यों है, क्या एग्जैक्ट रीज़न है ये सारी चीज़ों के पीछे, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सारी बातों को क्योंकि एक टाइम में कवर नहीं कर सकते, बहुत ही वास्ट चीज़ हो जाएगी, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रेजेंट में जो अभी सिचुएशन चल रही है वो कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग के भारत में जो चीज़ चल रही है वो आप लोग सबको पता है कि पहले CA/NRC का चला, उसके बाद फिर फार्मर का चला, उससे पहले भी बीच में कुछ एडवोकेट्स का चल रहा था, उससे पहले कुछ चल रहा था। तो लगातार कुछ ना कुछ होते ही रह रहा है। इस बीच में काफ़ी ज़्यादा लिंचिंग का केसेस आया, काफ़ी सारी चीज़ें आई जिसको हम लोग ने टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट किया, टाइम टू टाइम उसका रिवॉल्ट किया। कई बार रिवॉल्ट सक्सेसफुल रहा, कई बार रिवॉल्ट को साइलेंट कर दिया गया, चाहे जैसे भी हो। ये तो इंडिया की बात हुई। इसके अलावा म्यांमार में आपने सुना होगा कि जेनोसाइड चला। फिर जब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने कैद में कर दिया, और जो उस टाइम के पॉलिटिशियंस थे और उस टाइम में जेनोसाइड में लोग थे उनके ऊपर एक टॉर्चर का सिलसिला चल रहा है जो कि अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। उसी के अलावा आप अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो जब वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के इसमें आग लगी, उसके बाद से जो फॉरेस्ट में आग लगी थी, उसके बाद से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ बोलिए बर्लिन में बोलिए और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंजिंग के रिगार्डिंग चल रहा है। प्लस्ताइन का किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नोन नहीं हो, सब लोग जान रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में क्या हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज सुबह 2 बजे मतलब उनके 2 बजे के टाइम के हिसाब से ऑलरेडी सीज़ फायर हो चुका है। दैट इज़ अ ग्रेट डील विच इज़ डन। फ्रांस में एग्रीकल्चर फेयर को बढ़ाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी फार्मर्स सुसाइड भी कर चुके हैं और प्रोटेस्ट भी चल रही है। लगातार ये प्रोटेस्ट चल रही है, कहीं पे साइलेंट करने के लिए उनको ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, कहीं पे साइलेंट करने के लिए मीडिया और बाकी चीज़ों का सपोर्ट ले लिया जा रहा है। उसी तरह से कोलंबिया में ओवर टैक्सेशन की वजह से साइलेंट प्रोटेस्ट के बीच में 18 लोगों की मौत हो गई। अब साइलेंट प्रोटेस्ट को उग्रवादी प्रोटेस्ट करने में किस तरह से गवर्नमेंट रोल अपनाती है, किस तरह से पुलिस रोल अपनाती है, ये हम लोग बाखूबी जानते हैं क्योंकि हम लोग ने CA और NRC का बहुत ही बेहतरीन नमूना देखा है। ये तो रही कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ की, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे, इफ़ यू विल गो फॉर ए डिटेल कि पूरे अभी तक ग्लोबल कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, तो यू विल कम टू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंट्री इज़ फेसिंग प्रोटेस्ट। व्हाई दैट वी आर गोइंग टू टॉक। सो स्टार्ट जहाँ से करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊंगी। बैकग्राउंड में इसलिए ले जाऊंगी क्योंकि मैं वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि जिसकी बुनियादी वजह से ये सारा चीज़ चल रहा है। पहले क्या सिस्टम होता था, जब हमारी आबादी स्टार्ट हुई थी, जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा गया, तो डेफिनेटली एक फादर एंड एक मदर के सारे बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों के बीच में भी एक टाइम में रिवॉल्ट आया रिगार्डिंग द वुमेन और फाइट हुई और एक ने दूसरे को मार दिया और वहाँ पे से अनाउंस हो गया कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करेगा, कहीं ना कहीं जिम्मेदार चाहे औरत हो चाहे कुछ भी रहे, ये चीज़ सिलसिला शुरू हुआ। तो ये बेसिकली किस लिए था
किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ पे अपना पावर दिखाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। और ये पावर गेम कहीं पे ख़त्म नहीं होता, ये पावर गेम अभी भी चल रहा है और ये कहीं ना कहीं उसी पावर गेम का हिस्सा है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। पावर गेम को किस तरह से किया जाता है, जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके अपार्टमेंट में अगर आप रहते हैं तो आप अपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होता है जो कि आप लोग ही चुनते हैं, हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी वहाँ पर सारा चीज़ देख रेख करता है और कहीं पे आपको खुद ऑब्जेक्शन भी लगा देता है। आपको जब वो ऑब्जेक्शन लगाता है तो क्या करता है, वो अपनी पावर का रोल दिखाता है, वो अपना पावर दिखाता है। तो अगेन दिस पावर गेम, उसके बाद फिर अगर उसको बाहर थोड़ा बढ़ा के आगे निकालो तो देन इट कम्स टू द सोसाइटी एंड देन इट्स कम टू द यू कैन से वार्ड परिषद एंड देन नगर परिषद, डीएम, एसडीएम, सब मतलब पावर टू पावर ये इंक्रीज होता रहता है और सब अपने को आगे बढ़ाने के लिए, हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट में आते हैं इंडिया की अगर बात करें, मतलब एक कंट्री की वाइज बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या तो फिर अगर दूसरे जगह है तो किंग रूल्स, ठीक है। तो यही दो गेम के बीच में पूरी कंट्री चलती है और कंट्री के ऊपर क्या चल रहा है, यूएन ने एक अपने आप को बना लिया कि ओके वी आर यूनाइटेड नेशंस, और उस यूनाइटेड नेशन की कैटेगरीज में वो लोग रहेंगे जो बहुत ही हाईली कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ है, जो कि अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल अच्छे से रखते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, जो उनकी हामी करते हैं। क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, आप अपने सोसाइटी में सेक्रेटरी उसको सुनते हैं जो आपको पसंद होता है। तो जो आपके ग्रुपिज्म में ज़्यादा रहते हैं वो अपने पसंदीदा सेक्रेटरी को चुन लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें अगर बड़े पैमाने पे कहें तो यही सारी चीज़ें आगे चलती रहती हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। दिस इज़ नॉट चेंज। सो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, ऐसा क्या है जब सब चीज़ सेम ही है तो वाई वी आर डिस्कसिंग, व्हाट इज़ द रीज़न टू डिस्कस। ये तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन पहले से जब चला आ रहा था तो चलाने वाले जो लोग थे, जो हमारे ऊपर बैठे थे, जो हम लोग ने चुन के अपने ऊपर बैठाया था, वो सनकी नहीं थे। यस, दे वर नॉट क्रेजी। लेकिन अभी जो ग्रुप है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, और जो किसी भी कंट्री में जो ये सिस्टम चल रहा है, वो किसी भी कंट्री को जो फाइनल एक वर्ड में बोला जाए तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे ये सारे लगे हुए हैं। What is New World Order and why we are talking right now about it? What is the reason to take so seriousness about it? जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग ने कुरान पढ़ी है, जितने भी लोग ने बाइबल पढ़ी है, जितने भी लोग ने तौरात और इंजील पढ़ी है या ज़बूर पढ़ी है, तो वो सारे लोग ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक कंट्री, मतलब एक इंसान की रूलिंग होगी, एक कम्युनिटी की रूलिंग होगी, और वो पूरे पावर में रहेगा और पूरे वर्ल्ड को वो टेक ओवर करेगा। लेकिन रिलीजन में ये जब लिखा हुआ है, उसको अच्छे से समझ के नहीं समझ के, उसको दूसरे तरह से समझ के लोग अपने तरीके से पेश करते हैं। जैसे हमें पता है कि जूइश लोग का मानना है कि उनके मसीह आएंगे, बट वी नो दैट दे आर नॉट कॉलिंग एंड दे आर नॉट वेटिंग फॉर मसीह। द दज्जाल इज गोइंग टू कम विच विल बी इनिशियल स्टार्टअप ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इसकी डेप्थ को थोड़ा और अच्छे क्लियरिफाई करने के लिए पहले हम बताएंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम क्यों लिया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में है क्या ऐसा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज तो निकला नहीं है, तो हम आज क्यों बात कर रहे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को साल से ऊपर हो गया अनाउंस किए। ये अनाउंसमेंट कोविड का आना, वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो जाना, बूमिंग, उसके पहले इंडिया में डिमोनेटाइजेशन होना, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रेगुलर
आप बोलो कैशलेस करेंसी में जाना, डेमोटाइजेशन होना, फिर आपका कहीं कहीं पे फ्लड एंड ड्रॉट आना, ये नॉट ओनली अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड नाउ। कोरोना के बारे में बिल गेट्स का बोलना कि कोरोना आने के पहले इनफैक्ट बिल गेट्स के एक इंटरव्यू में उसका ये कहना कि वार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करती है। क्योंकि आप सिंपल सा वर्ड में समझिए, अगर मैं आपसे लड़ रही हूँ तो चोट मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी। मेरे घर से मैं 2 लोग को भेजूंगी फाइट करने, आपके घर से 2 लोग आएंगे फाइट करने, लेकिन इन्वॉल्व आप भी होंगे, मैं भी होंगी। लेकिन जब मैं ये सोचूं कि मुझे लड़ना है और मुझे थोड़ा सा भी हानि नहीं आए, तो मैं क्या करूंगी? मैं किसी बाहर के चीज़ों को हायर करूंगी ताकि वो जाके लड़े, मुझे चोट ना आए। उसी तरह से कंट्री ने, खास तौर से बिल गेट्स ने ये कहा कि जो स्वाइन फ्लू था, स्पेनिश फ्लू था सॉरी, उसने 2 मिलियन आबादी को ख़त्म कर दिया था विदाउट any kind of weapons. So it is more harmful in comparison to a war. So there is no requirement of any gadgets, any war if virus is there. And then after few months, coronavirus, COVID-19 started in 2019 and is still going on. इससे पहले भी जो कोरोना के पहले क्या क्या हुआ, डिमोटाइजेशन आया, फ्लड, ये सब आती रही। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। और जब मैं बात कर रही हूँ प्राइवेटाइजेशन की, तो हम लोग जान रहे हैं कि वो मुहिम अभी तक चल रही है। वर्ल्ड लोन लिया गया, जीडीपी हमारी एकदम ना के बराबर आके पहुंच चुकी है, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हर चीज़ बेचना शुरू हो गया। छोटे मोटे छुटपुट वॉर होते रहे, कभी पाकिस्तान की तरफ से हो गया हमारे नोबल के साथ, आर्मी के साथ, तो कभी चाइना में हो रहा है। लेकिन यारी पाकिस्तान के साथ भी चलती रही, और चाइना के साथ तो इतना बड़ा बिजनेस है कि उनकी इतनी ज़्यादा उनकी रकम हमारे इंडिया में लगी हुई है जितना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई और कंट्री की नहीं लगी हुई है। तो आखिर ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ तो लड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी बिजनेस को इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। आप बात बोलते हैं मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, एंड देन यू आर परचेजिंग फ्रॉम चाइना। वाई? इफ अ पावर पर्सन who is controlling the country, he is giving the tenders to China and saying a simple person to pay extra 1 rupees and afford to take the made in India. Why? सिर्फ यहीं तक नहीं, मेड इन इंडिया की बात होती है, सारी चीज़ों की बात होती है, लेकिन काम क्या होता है? पहले तो मेड इन इंडिया से आपको एक्साइटेड कर दिया जाता है कि आप बाहर की चीज़ ना लें, क्योंकि जब बाहर की चीज़ आती है तो सस्ती आती है या महंगी आती है, एक कंपटीशन रहता है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को परचेज करते हैं। अब आप में क्या हो गया? आप में हो गया कि नेशनलिज्म आप में फूट के भर गया, और उसके बाद आपने क्या किया कि सारे बाहर के चीज़ों को बाइकआउट कर दिया, खासतौर से चाइना के चीज़ों को, जिसका इतना ज़्यादा अमाउंट आपके कंट्री में लगा हुआ है, और कंट्री उस अमाउंट के ज़रिए अपनी गवर्नमेंट टेंडर्स को अवेल कर रही है। उसके बाद क्या है कि इसी बीच में ऑलमोस्ट 2 इयर्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नाम की चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। ये सारी टॉपिक्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये समझाने का मतलब है कि एक कन्फ्यूज़न आप लोग के दिमाग में आ जाएगा कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ। अभी मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हर तरफ दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया में क्या क्या हुआ, बाकी जगह क्या क्या हो रहा है, अभी सिर्फ क्या हो रहा है पे हम बात कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या डेप्थ है, वो हम
नेक्स्ट वन बाय वन चैप्टर में कवर करेंगे। पहले तो आया डिमोटाइजेशन, जिसके ज़रिए से हमारा कैशलेस करेंसी का आया, डेटा कलेक्शन हुआ, क्योंकि डिमोटाइजेशन के वजह से क्या हुआ कि बैंक में अकाउंट्स खुलने शुरू हुए। पहले बैंक में अकाउंट्स खुले, उसके बाद डिमोटाइजेशन हुआ। डिमोटाइजेशन के बाद सारे बैंक्स के अकाउंट्स में ज़ीरो आने लगा, नील आने लगा। आप लोग ने सिंपली अपना अपना अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन द डेटा हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द गवर्नमेंट। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स को और बाकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस दिया गया। कैशलेस मनी में आप बिटकॉइन बोल दो, क्रिप्टो करेंसी बोल दो, इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हुआ। यहाँ तक कि इतना एम्फेसिस हुआ कि इन्हें अप्रूव कर दिया गया, लीगलाइज्ड कर दिया गया। आप पहले ये सारी चीज़ें लीगलाइज नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ें लीगलाइज्ड हैं। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली जो हम करेंसी कैरी करते हैं वो भी क्या होता है? क्या वो मुद्रा होती है, वो अमाउंट होती है? नहीं, अमाउंट वही होती है जितनी आपके पास गोल्ड की वैल्यू हो। मतलब एक कंट्री में अगर 100 kg गोल्ड है तो वो उस गोल्ड के वैल्यू के हिसाब से अपनी कंट्री में नोट छाप सकता है, और उसी वैल्यू के हिसाब से उसकी जीडीपी, उसी का सारा चीज़ होता है। यानी गोल्ड के ही मैनर से सारा चीज़ होता है। लेकिन गोल्ड को ले जाके आप मार्केट में अगर बेचेंगे सब्सिडी लेने के लिए तो पॉसिबल है नहीं। तो आपके पास जितना अमाउंट होता है उस गोल्ड के अमाउंट का आपको करेंसी छाप के दे दिया जाता है। अब जब ये करेंसी नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? करेंसी नहीं रहेगी तो कैशलेस आ गया। आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं। आजकल गोल्ड भी आ गया कि गोल्ड आपके पास आएगा नहीं, लेकिन आप गोल्ड परचेज कर लिए। मान लीजिए मैं गोल्ड बेचने वाली हूँ, मैंने कहा कि ऑनलाइन आप गोल्ड परचेज कर लीजिए, मेरे पास इतना गोल्ड है और मैं आपको बेच रहा हूँ। आपने वो गोल्ड देखा नहीं, मेरे एश्योरेंस पे कि मैं आपको उस पर टैग लगा के दे रहा हूँ कि आपको 24 कैरेट मिल रहा है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी बातें डिपेंड है कि आप कब निकालना चाहते हैं, कब आपको ज़रूरत है। तो ब्लाइंडली हमने अपना पैसा आपके पास लगा दिया, आपके पास वो गोल्ड के नाम पे मैंने अपना पैसा दे दिया। उसी तरह से मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो मैंने उस गोल्ड के अमाउंट में, उस अमाउंट के हिसाब से अपने पास वो करेंसी रखी है, या कोई गवर्नमेंट ने उस करेंसी को रखा है। लेकिन ये है या नहीं है, ये सारी गेम जो होती है ये इंडिविजुअली चलती है, फिर ब्यूरोक्रेट्स में चलती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट्स में चलती है, और गवर्नमेंट से ऊपर फिर यूएन में चल रही है, और यूएन से भी ऊपर अभी ये वन वर्ल्ड ऑर्डर के सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके ज़रिए चल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको कोट करना चाहूँगी कि कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद नसारा पूरी दुनिया पे राज करने के लिए कोशिश करेंगे, और वो लोग ये सिस्टम बनाएंगे कि उन लोग की कोशिश रहेगी कि सारा चीज़ चलेंगे। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो फ्रंटियर में नहीं आएंगे। तो फ्रंटियर में फिर कौन आएगा? फ्रंटियर में वही आएगा जो फ़िलिस्तीन के लिए फंड कर सकता है इज़राइल को, आर्म्स बेच सकता है इज़राइल को। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, ऑफ कोर्स, एवरीवन नोज। So indirectly, one nation order is again funded and frontier is America. अब जब ये अमेरिका सारी चीज़ की फ्रंट फेस रख रहा है तो वो क्यों कर रहा है और कैसे करना चाह रहा है और क्या चल क्या रहा है? सबसे पहले तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें सबसे पहला जो एजेंडा होता है वो एजेंडा आखिर क्या है? क्या इतनी बड़ी बढ़ती हुई आबादी, जिसके वजह से बिल गेट्स ने कहा कि इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होगा तो दो कंट्री के हाई अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी लाइफ को थ्रेट रहेगा। लेकिन अगर ये वायरस के ज़रिए होता है तो इट विल बी टारगेटेड टू ए पब्लिक, एंड वो भी कौन से एरिया के पब्लिक, वो भी टारगेट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग चाइना देख सकते हैं, चाइना के हर जगह हुआ लेकिन बिंजिन में नहीं हुआ।
90% लोग जो हॉस्पिटल गए उसमें से 60% लोग ख़त्म हो गए. आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू थिंक अबाउट इट. रीज़न चाहे जो भी रहा हो, I don't say that there is a failure of doctors, there is failure of government, there is this blah 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 reason. But one reason, one word. This is what New World Order is saying. Depopulation. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उसको अपने रूलिंग में चलाना, उस आबादी को खिलाना पिलाना और उसको वंशज को आगे बढ़ने देना, ताकि वो कल को, वो बोलते हैं ना, यूनिटी और स्ट्रेंथ, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ आपको दूसरे चीज़ों को दबा देती है, दूसरे चीज़ों को करने के लिए मजबूर कर देती है. तो जब यूनिटी एंड स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी तो कोई भी रूल करना आसान होता है. अभी जो हमारे कंट्री में है कि हम लोग धरने पे फार्मर्स बैठ गए, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने कोविड के बहाने उठाना की कोशिश की, कुछ और के बहाने उठाने की कोशिश की, बहुत कुछ, लेकिन नाकामयाब मिली. अभी इतने जगह सारे लोग पॉपुलेशन कोई भी तरह का प्रॉब्लम आने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भले ही वो सिर्फ एक्टिविस्ट लोग इन्वॉल्व हों, कुछ लोकल पब्लिक्स इन्वॉल्व हों, फिर भी वो प्रोटेस्ट हाईली पिक में चली जाती है. लोग उस चीज़ को देखने पे मजबूर हो जाते हैं, सुनने पे मजबूर हो जाते हैं, इग्नोर नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर यही आबादी का 50% आबादी ख़त्म हो जाती है और 50% आबादी को यह रियलाइज़ हो जाता है कि मैं गवर्नमेंट से अगर रिवॉल्ट करूँगा तो आई विल बी ऑल्सो फिनिश्ड, तो उसमें से तो ऐसे भी 2% बोलने वाले होते हैं, तो उसमें तो और 0.2% बचेंगे बोलने वाले, एंड देन द गेम विल बी ईजी. एनीहाउ, डिपॉपुलेशन का रीज़न बहुत सारा है. उसमें से एक रीज़न ये भी है कि जैसे कि मैंने बोला AI के बारे में, AI के बारे में मैंने सिर्फ आपको नाम बताया, उसके बाद छोड़ दिया. AI में क्या चल रहा है? आर्टिफिशियली फ्लड लाना, ड्रॉट लाना, कहीं पे ज़्यादा बारिश करके फल और ये सब उगाना, कहीं पे ओवर बारिश की वजह से, जैसे कि जो हम लोग जानते हैं जो लास्ट टाइम हैदराबाद में हुआ था, वो क्या हुआ था, दैट वाज अ बिग डिज़ास्टर. और वो डिज़ास्टर क्यों हुआ था, वी ऑल नो. सॉरी, केरल क्यों हुआ था? इट वॉज जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बाद में पता चला कि कुछ विभाग में प्रॉब्लम था, कुछ वहाँ पे टेस्टिंग में प्रॉब्लम आई गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड आ गया था. तो दिस टेस्ट इज ऑलरेडी ऑन. AI के ऊपर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हदीस में लिखा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको दिखाया जाएगा कि ये जन्नत है, ये दोज़ख है, और आप उसमें चुनेंगे. तो क्या पॉसिबल है कि कोई आया कि जन्नत और दोज़ख ही आपको दिखाए? क्या ऐसा नहीं है कि AI के ज़रिए, जैसे आप आर्टिफिशियली देखते हैं कि डायनासोर दिख रहा है, तो कहीं पे कुछ दिख रहा है, कहीं पे आपको दिखता है कि बिजली कड़क रही है, कहीं पे टोर्नाडो आ गया, कहीं पे कुछ ट्विस्टर्स आ गए, कहीं पे कुछ हो रहे हैं, कहीं पे बहुत बड़ी तूफ़ान और आंधी आ गई, या ये सारे इल्यूजन्स जो क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ AI के ज़रिए होती है. तो क्या ये वही तो नहीं जिसका जिक्र कुरान में है? एज आई टेल्ड ऑलरेडी कि कोरोना के पीछे पहले ही बिल गेट्स की क्या इंटरव्यू आई थी. उसके बाद एक और इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूँगी, जो अभी वैक्सीनेशन सेल हो रहा है, जो वैक्सीनेशन बिक रहा है, हमें लगाया जा रहा है, वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी मार्च में बन चुका था, जबकि
कोविड की अनाउंसमेंट तक नहीं हुई थी। ऑलरेडी टेंडर ले लिया जा चुका था, फंडिंग तक हो गई थी बाहर के कंट्री से, और यहाँ पे उस वैक्सीनेशन को बना भी लिया गया था। उसमें 5 मिलियंस या अप्रॉक्स 5 करोड़ लोगों के लायक वैक्सीनेशन रेडी था। क्या वो वैक्सीनेशन को एक्सपेरिमेंटल किया गया? नहीं। वो एक्सपेरिमेंटल बॉडी तो हमारी है ना, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आबादी है। तो सबसे ज़्यादा इजी एक्सपेरिमेंटल बॉडीज़ कहाँ पे हैं? सॉरी टू से बट वी आर ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बैंक्स को कोलैबोरेट कर दिया गया था। आपको अगर याद हो, डिमोनेटाइजेशन ये सब के बीच में ही बहुत सारी बैंक्स क्लोज की गई थी। ऑलमोस्ट 1000 के करीब बैंक्स को क्लोज करके कोलैबोरेट कर दिया गया था एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर की, तो उसमें ये भी है कि सिर्फ एक बैंक रहेगा जो यूनिवर्सल वर्ल्ड बैंक होगा, और बाकी सारे बैंक्स उसके इस कंट्रीज़ में वही बैंक्स के ब्रांचेस चलेंगे। क्योंकि हर चीज़ को रूल करने के लिए, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम को बनाया जा रहा है, एक सिस्टम को तोड़ा जा रहा है। जो आज तक आपने बनाया वो सारे चीज़ों को तोड़ मतोड़ के बेच बाज के ख़त्म किया जा रहा है, ताकि आप टूट जाएं। जो गरीब हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल बेगर केसेस में आ जाएं, स्लेवरी में आ जाएं, और जो अपर मिडल है वो अपने आप को सेव करने के लिए और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के चमचे बन के उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। बट दे शुड ऑल्सो रिमेंबर दे आर नॉट गोइंग इन दैट बस, दे आर नॉट फ्लाइंग विद दैट एरोप्लेन वेयर दे विल बी फ्लाइंग, they will be also facing the same issues what we are going to face in future if we are not prepared. आपको पता होगा कि लैब में बहुत सारी जगह तो अब एडवर्टाइजमेंट भी आने लगी है कि वेगन्स के लिए बज़ाब्ते चिकन बनाया जा रहा है, मीट्स बोल बनाए जा रहे हैं जो कि लैब में बनती है। दिस इज़ नॉट अबाउट द वेगन, this is not about the chicken and mutton, this is about we are getting lab food, lab prepared food. आपने हमेशा सुना होगा कि चाइना में मतलब प्लास्टिक के राइस बिक रहे हैं और ये हो रही है वो हो रही है, और हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर टेंस लिया, ये लिया। या हम लोग अपने देश का ही बात कर दें, इतनी ज़्यादा यूरिया यूज़ हो रही है, तो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी कंज्यूम करते करते रेसिस्टेंस पे आ जाती है, उसको एक्सेप्ट करने लगती है, उसी तरह से अब हमारे ऊपर एक लैब क्रिएटेड वेजिटेबल्स हो, चाहे लैब क्रिएटेड चिकन और मटन के नाम पे हो या पनीर हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? Soya paneer were never there. Tofu was never there. But it is now very much famous. Do you know, extreme of everything is very harmful. सीजनल फ्रूट्स को सीज़न में नहीं होने के बावजूद उगाया जा रहा है। हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहले संतरा मुझे याद है कि सिर्फ जाड़े के टाइम में दिखता था, बट नाउ यू कैन गेट इट एवरी सीजन। दे आर सेइंग कि वो वहाँ पर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, बट इज़ इट अ रियलिटी? सारा इम्पोर्ट ऑर्डर्स ही आ रहा है, क्या यहाँ पे उगाया नहीं जा रहा? इट इज़ गेटिंग, सो दिस ऑल इज टेकिंग अस टुवर्ड द डे एंड। दूसरे असल आसान शब्दों में कहें तो कुरान में लिखी हर एक बातें आस्ते आस्ते अपने ही रास्ते जा रही हैं। भले ये दुनिया जो सोचे कि हम जीत रहे हैं, हम इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये ऑलरेडी होना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़िक्र कुरान में लिखा है कि कैसे क्या होना है। सिर्फ यहाँ पे वक्त है हमारे प्रिकॉशन लेने की, हमारे अलर्ट रहने की, हमें यूनाइट रहने की, क्योंकि अब हमारा रोल जो है ना, ये सबसे बड़ा रोल है।
हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. वी कैन नॉट स्टॉप इट, वी कैन नॉट completely vanish it. It is going to happen because it is already written in Quran. But now if we play a decent way, we can at least make it go little more far. For example, अभी जो फ़लस्तीन में हो रहा था, इतने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इतने कुछ आ रहे थे, इतना ज़्यादा वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर आने की वजह से यूएन को बैठना पड़ा. OIC ने एक अपना बहुत बड़ा स्टेप लिया. पाकिस्तान और तुर्की और इवन ईरान के मिल के गए और उन्होंने बात की. वहाँ पे मीटिंग हुआ अमेरिका में, एंड देन इट वाज सॉर्टेड, एंड देन देयर इज़ अ सीज फायर. सो समहाउ जो एक गृह युद्ध के मतलब विश्व युद्ध के तरफ ले जा रहा था, वो चीज़ रुक गई. उसी तरह से हमें हर चीज़ को रोकनी होगी. वी हैव टू कम आउट एंड स्टैंड, अदरवाइज इट विल बी कंप्लीटली डिलेड. एंड इस डिनाइनल का जो सीधे प्रॉब्लम फेस करेंगे वो हमारे और आपके बच्चे करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी. आज अगर हम किसी भी चीज़ की रिवॉल्ट से किसी भी चीज़ को अपने ऊपर होने देते हैं तो आप जिम्मेदार हैं पूरी अपनी नस्ल को उस स्लेवरी की तरफ या शायद खात्मे की तरफ धकेलने के लिए. इट्स नॉट एंडिंग हियर. फार्मर्स के ऊपर इतनी सारी चीज़ें क्यों? मैंने ये भी बताया कि आपको दूसरे जगह भी फार्मर्स के ऊपर चल रही है. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, रिमेंबर दैट. There is few more countries who is facing these problems. टैक्सेशन बढ़ाना, बीज शीट का रेट बढ़ाना, इतने सारे नॉर्म्स ला देना कि आपकी जो भी सिस्टम है वो सारी चीज़ फ्लैप्स हो जाए और ये लोग मजबूर हो जाएं बिग ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से अपने अनाज को उगाने के लिए. और फिर जब अनाज उग जाए तो ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ अपना दे कैन से नो, दे कैन डू एनीथिंग, एंड देन क्रॉप्स विल बी either thrown or something. एंड आस्ते आस्ते क्या होगा, ये फार्मिंग का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा. जब एक बार ये फार्मिंग का सिस्टम बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली वो पूरा तो प्रोडक्शन होगा नहीं फार्मिंग से, तो देन इट विल कम टू द लैब फूड. और लैब फूड तो उस या तो फिर बहुत हाईली कॉस्टली होगा. इवन दो इफ इट इज़ कॉस्टिंग ₹2, दे विल बी टेकिंग 20-200 rupees फ्रॉम यू. So you have to be prepared to give other 200 rupees, means I'm talking in least. और फिर आपके पास ऑप्शंस भी नहीं बचेंगे. तो आज अगर आप इस चीज़ के लिए खड़े नहीं होते हैं और ये सारे लॉस को कंट्रोल नहीं हम लोग कर पाते हैं तो समझ जाइए कि आप वो दिन के अंदर पैर रख चुके हैं जिस दिन आपको एक छोटी सी एक पीस मिर्चे के लिए 200-2000 रुपये देना पड़ सकता है. कल तक कोई हवा के लिए अहमियत नहीं रखता था ना, आज हवा की अहमियत समझ में आ गई ना. और बहुत जल्द आपको पानी की भी अहमियत समझ में आने लगेगी, क्योंकि जिस तरह से गंगा नदी में इस तरह से पड़ रहा है, इट इज़ ऑल कंटेजिनियस. द बॉडी इज़ गोइंग टू मेक द होल होली वाटर जिसको आप लोग इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, contagious, and then there won't be any solution for you and me to stay alive. And then there will be marketing of water. So soon they are trying to end the irrigation. Agriculture will be completely collapsed. It will be again privatized, lab tested, and this, that, la. सोशल मीडिया एंड मीडिया तो ऑलरेडी कंट्रोल्ड में है. मुझे नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग को एफर्ट मिलेगा कि आप मेरी इस वीडियोस को ट्रोल कर पाएँ. सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू वर्ड ए स्लेवरी एंड किलिंग, जेनोसाइड और स्लेवरी. यही दो चीज़ के लिए तरफ हमें ढकेला जा रहा है.
ये बैंक्स का और वर्ल्ड के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सारी बातें भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें 2-3 सेशन लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है तो मैं आप लोग से अलविदा लूँगी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल फिर इसी टाइम आप लोग से मुलाकात हो, और डेप्थ में एक टॉपिक के ऊपर कम से कम हम लोग डेप्थ में डिस्कशन स्टार्ट करें, और इसकी पहले सारी मसले को समझें और फिर सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बात करें। आप लोग के सारे क्वेश्चंस प्लीज़ मुझे पिंग करें, यहीं पे आप मैसेज में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि साथ में वीडियो आना, तो हम हफ्ते में एक दिन सेलेक्ट करेंगे जिस दिन आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और आप चाहें तो फेस टू फेस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, शब खैर, नमस्कार।